नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर थे और इस दौरान सीएम ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सबसे पहले श्री कल्याणिका आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम धामी ने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में हिस्सा भी लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूज्य संतों ने हमेशा समाज को दिशा देने का काम किया है और समरसता स्थापित की है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस भी है और मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और महात्मा बुद्ध के बताए हुए धर्म शांति के मार्ग पर चलने का भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज पूज्य बाबा जी के द्वारा मेरे हाथों आश्रम में स्थापित भगवान नर नारायण की प्रतिमा के अनावरण पर और पूज्य कन्याओं के पूजन जो मेरे हाथों से करवाया है, मैं उसके लिए पूज्य बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने ये शुभ कार्य, ये पूज्य कार्य मेरे हाथों से संपन्न करवाया। भाइयों बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की स्थापना, जिसका उद्देश्य आज निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के प्रबंधक और यहाँ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अनथक प्रयास कर रहा है वह अभूतपूर्व है। और जहाँ पूज्य बाबा जी की सोच है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से पलायन पर रोक लगे, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम करने का अवसर मिले। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया। सीएम धामी ने कहा है कि नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के देहरादून हरिद्वार खंड के किनारे 3 अंडरपास के विकास और जैव विविधता की रक्षा के लिए मानव विकास को वन्य जीवों की देखभाल और प्रजातियों के मुक्त आवागमन की आवश्यकता है। खंड के किनारे 3 अंडरपास के विकास के लिए जैव विविधता की रक्षा के लिए मानव विकास को वन्य जीवों की देखभाल और प्रजातियों के मुक्त आवागमन की आवश्यकता है और इसी के लिए सीएम ने नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी के गोलजू मंदिर में भाजपा और बजरंग दल नेताओं की बुद्धिशुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्होंने बजरंग दल पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर जोशीमठ आपदा और अंकिता भंडारी हत्याकांड के समय बजरंग दल के कार्यकर्ता कहां थे? उस समय इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इसके साथ ही दिल्ली में पहलवान धरना दे रहे हैं, आखिर वहां भी वो चुप क्यों हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि ये हमारे कार्यालयों में तोड़फोड़ कर उपद्रव मचा रहे हैं, इसलिए हम इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। देखिए, आज भाजपा नेताओं की शुद्धि बुद्धि इसके लिए की जा रही है, जिस तरीके से बजरंग दल के लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं पर हमारे कांग्रेस के कार्यालयों में और कांग्रेस के जितने भी हमारे वो हैं उसमें उत्पात मचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम लोग पूछते हैं कि आज ये बजरंग दल वाले जो आज ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बजरंगी अपने आप को बता रहे हैं, हम कहते हैं ये वो बजरंग दल नहीं है, बजरंग दल है। और इन्होंने कभी भी आज तक आप देखिए कि यहाँ केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई तो तब ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे? अभी जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई तभी जोशीमठ ये लोग कहाँ थे? अभी हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड यहाँ पर हुआ तभी लोग बजरंग दल के लोग कहाँ थे? हमारे अभी जो हमारे पहलवान साथी जो हमारे दिल्ली में धरने में बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उनके साथ न्याय हो रहा है, तब ये बजरंगी साथी कहाँ है जो अपने आप को बजरंग बली के भक्त कहते हैं? तो हम लोग आज यहाँ पर हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है और हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हम लोग भाजपा के लोगों को और बजरंग दल के लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी गुंडागर्दी से थोड़ा सा ये लोग काबू में आए और अगर ये लोग गुंडागर्दी फैलाने का काम और अराजकता फैलाने का काम इस तरीके से करेंगे तो हम इनको जिसे कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, हम उसी तरीके से इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, कर्नाटका में
उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कांग्रेस ने भी आज प्रदेश भर में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आज तक वो सनातनी थे नहीं, लेकिन कम से कम भाजपा ने उन्हें सनातनी बनाना शुरू तो कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले उन्होंने राम का नाम लेना शुरू किया और अब हनुमान चालीसा का पाठ करना। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सियार को शेर की खाल पहना दो तो भी वो सियार ही रहेगा। साथ ही भाजपा को ये नहीं पता कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया और आजादी के बाद पहली पूजा वहां किसने करवाई। धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है और कांग्रेस के लोग भी सनातन धर्म को मानते हैं। जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने धर्म को मानते हैं। हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस को सुदबुद्धि आई है। पहले उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया, अब उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, बजरंगबली जी, उनका नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंगबली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया है। बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और ना हमको उनके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अरे जिन लोगों ने आज राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा हुआ है, ये वही लोग तो हैं जो गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे, जिनका संगठन, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और सबसे बड़े आज राष्ट्रप्रेमी बन के घूम रहे, मुखौटा ओढ़ के। वो बोलते हैं, हमारे एक कहावत है, सियार को अगर शेर की खाल पहना दो तो सियार शेर नहीं बन जाता, सियार ही रहता है। तो ये बीजेपी के मुखौटे करनी और कथनी में फर्क है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र मसूरी में कैंट क्षेत्र और जल निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और ये बैठक टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में उनके नजदीकी क्षेत्रों से गंदा सीवर लाइन का पानी टपकेश्वर नदी में मिलने के संबंध में थी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सीवर के पानी से मंदिर परिसर का पानी अशुद्ध हो रहा है और जनमानस की आस्था आहत हो रही है। लाखों तीर्थयात्री वहां पर आते हैं, स्नान भी करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वहां का जो जल है आचमन के योग्य नहीं है। ऊपर से पूरा लोग जितने भी ऊपर ट्यूब चल रहे हैं या और ट्रीटमेंट लोगों के प्लांट चल रहे हैं, वो अपने एसटीपी को जब खोलते हैं तो उत्तराखंड में सभी धर्मों में महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति का अधिकार दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। साथ ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श भी कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। वही विशेषज्ञ समिति लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को मुख्य रूप से केंद्र में रखकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि राज्य की मुस्लिम महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिल सकता है। हालांकि इस मसले को लेकर पेंच भी फंसने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री एक से एक बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और जैसे 30% आरक्षण का फैसला लिया, जो हमारी बेटियां उसका लाभ ले रही हैं। अभी नवरात्रों में नारी शक्ति अभियान के रूप में नवरात्रे का कार्यक्रम हमने मनाया। तो महिलाओं के अंदर बहुत उत्साह है सरकार को लेके, सरकार के निर्णयों को लेके, और हम बार बार धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, जो महिलाओं को बिल्कुल बहुत ही उनके लिए योजना बना रहे, उनको समाज में आगे करने का
हमेशा प्रयास कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में लैंड जिहाद मामले में अब खानपुर विधायक उमेश कुमार भी खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि दरगाह और मजार देश के भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने में अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में प्राचीन दरगाहों या मजारों को तोड़ना बहुत ही गलत है। साधु संतों ने हमेशा शांति का पैगाम दिया है। प्राचीन कोई भी स्मारक हो, इस पर सरकार को इस तरह के निर्णय लेने से पहले कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग रातों रात इस तरह के निर्माण कर जमीन हड़पने का काम करते हैं, उनका मकसद जमीनों पर कब्जा करना होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी में श्रद्धा है, आस्था है और वो प्राचीन है, तो हमें उन धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर साधु संतों की कहीं पर स्मारक हैं और वो प्राचीन हैं, उनका उद्देश्य किसी जमीन को कब्जाना नहीं है, किसी सरकारी जमीन को कब्जाना नहीं है। कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें रातों रात लोग कब्जाने का प्रयास करते हैं, मैं उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जहाँ आस्थाएं जुड़ी हैं, जहाँ लोग जियारत करते हैं और पुरानी प्राचीन स्मारक हैं, उनको क्षतिग्रस्त करना, उनको ध्वस्त करना, त्वरित कार्रवाई आनन फानन में इस तरीके के कदम उठाना, मेरा मानना ये जायज़ नहीं है। कानूनी प्रक्रिया का उसके संबंध में उन लोगों को सहारा लेना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, धामी सरकार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार, आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत भी हुई है। वहीं कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद ये फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, खजानदास विशन सिंह चुफाल की है चर्चा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी माना है कि चर्चा जारी है और सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ भी चर्चा की। तो 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान चर्चा करेगा। वहीं बागेश्वर उपचुनाव के लेकर भी तैयारी तेज कर दी गई है, भट्ट ने ऐसा बयान दिया है। वहीं धामी सरकार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत भी हो गई है और कर्नाटक चुनाव के बाद यह फैसला संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ चर्चा भी की है और 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान के साथ भी चर्चा करेगा और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी तैयारी तेज कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत हो चुकी है और कर्नाटक चुनाव के बाद ये फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। खजानदास विशन सिंह चुफाल की है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मानी है ये बात और सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ भी चर्चा की। तो 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान चर्चा करेगा इस पूरे मुद्दे पर और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो धामी सरकार में जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। कर्नाटक चुनाव के बाद ये फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां खजानदास विशन सिंह चुफाल की है चर्चा। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मानी है ये बात और बताना चाहेंगे कि सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ भी चर्चा की। तो 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान चर्चा करेगा इस मुद्दे पर और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बीजेपी इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और धामी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत भी इस मुद्दे पर हो चुकी है और कर्नाटक चुनाव के बाद ये फैसला संभव है। खजानदास विशन सिंह चुफाल की है चर्चा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी और सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ भी चर्चा की है। तो 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान इस पर चर्चा करेगा और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और उनका कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम दमखम के साथ चुनाव में
चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद ये फैसला संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं खजौनदास विशन सिंह के नाम पर चर्चा है और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जानकारी दी। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम धामी ने प्रदेश प्रभारी के साथ चर्चा की। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन। तो नवीन, धामी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कर्नाटक चुनाव के बाद फैसला संभव है। नवीन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नवीन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो नवीन के साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 15 मई के बाद पार्टी आलाकमान इस पर चर्चा करेगा। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी है धामी सरकार ने, और धामी सरकार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता नवीन का। तो नवीन, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो सकता है, क्या कुछ जानकारी? जी निश्चित लगातार चर्चा एक मंत्रिमंडल का जो है वह विस्तार हो सकता है। अभी मैं बता दूं कि 3 पद खाली थे। इसके साथ ही स्वर्गीय चंदन रामदास का निधन हो गया, तो इसके बाद वह उनका भी जो पद है वह खाली हुआ है, तो 4 पद रिक्त चल रहे हैं। तो कहीं ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली गए थे और लगातार यह चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी कि राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से आने के बाद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव है, और साथ ही यह भी बात कही जा रही है कि अभी जो कर्नाटक के चुनाव है इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कब तक जो है मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है। हालांकि लगातार जो प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता और जो तमाम सारे पदाधिकारियों में चर्चा का बाजार जरूर गर्म था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं और तमाम सारी बातें और कयास ये भी लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के दिल्ली के आने के बाद जो है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी चुनाव के माहौल में लगी हुई है। जहां एक तरफ नगर निगम चुनाव है तो दूसरी ओर जो लोकसभा चुनाव। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो चुनाव को जीतना है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अभी कर्नाटक चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है। लोगों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है कि जो कर्नाटक चुनाव है उसके बाद ही जो है मंत्रिमंडल का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम जानकारी आपको बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो सकता है धामी सरकार में, और कर्नाटक चुनाव फिलहाल उनकी प्राथमिकता है और चुनाव पर उनका पूरा फोकस है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद ये फैसला आ सकता है और आलाकमान के साथ एक दौर की बातचीत भी हो गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद फैसला संभव है। उधर केदारनाथ में कल दोपहर गौरीकुंड से आगे 14 किलोमीटर पैदल दूरी पर भैरव ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग पर आवाजाही पूर्णतया बंद हो चुकी थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 5 घंटे के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पुलिस के जवानों और श्रमिकों ने आखिरकार खोल दिया। और फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लेशियर वाले स्थानों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को तैनात कर रखा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर काफ़ी खतरनाक बन गया था, जिस कारण कि वहाँ पर अभी हमने यातायात संचालन के लिए अपनी रेस्क्यू टीमें लगा रखी है, जिसमें वाईएमएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल वहाँ पर तैनात किए हैं और यात्रियों को सुरक्षित वहाँ से हम पास कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8 मई तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और उधर 7 मई को प्रदेश भर में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना है। बारिश रुकने के बाद प्रदेश का तापमान बढ़ा हुआ है और दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 28.6 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में सामान्य से 6 डिग्री कम 30, नई टिहरी में 7 डिग्री कम 19.3 डिग्री दर्ज किया गया है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।